आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटेन संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधेयकों के प्रकार। ब्रिटेन में विधेयक कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है सार्वजनिक विधेयक। सार्वजनिक विधेयक का संबंध सर्वसाधारण से होता है, जैसे कि शिक्षा पद्धति या करों में कोई संशोधन या परिवर्तन लाने वाला विधेयक। सार्वजनिक विधेयक के संबंध में मुनरो के अनुसार ब्रिटेन में सार्वजनिक विधेयक उसको कहा जाता है जो साधारणतः जनता के हितों को प्रभावित करता है और समस्त जनता से संबंधित होता है। उदाहरण स्वरूप मतदाता पद्धति में परिवर्तन करने वाला या बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की आयु में परिवर्तन करने वाला अथवा किसी सार्वजनिक विभाग की स्थापना करने वाला विधेयक सार्वजनिक विधेयक कहलाता है। दूसरा, असार्वजनिक विधेयक। असार्वजनिक विधेयक किसी विशेष स्थान, संस्था या व्यक्ति से संबंध रखता है। अगर कोई विधेयक किसी को जमीन खरीदने या व्यापार करने का अधिकार देता है या किसी नगरपालिका के अधिकारों को बढ़ाता है, तो उससे समुदाय विशेष या स्थान विशेष से संबंधित होने के कारण असार्वजनिक विधेयक कहा जाता है। मुनरो के अनुसार एक असार्वजनिक विधेयक वह है जो किसी नियम अथवा स्थानीय क्षेत्र या नगरपालिका अथवा किसी विशेष व्यक्ति समूह से संबंधित है। सार्वजनिक विधेयक के दो प्रकार होते हैं। पहला है सरकारी विधेयक। जिन सार्वजनिक विधेयक को मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा सरकार के नाम से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। अधिकांश सार्वजनिक विधेयक सरकारी होते हैं। दूसरा, निजी सदस्य विधेयक। ये वे सार्वजनिक विधेयक होते हैं जिन्हें मंत्रियों के अतिरिक्त सदन के अन्य किसी सामान्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर जो सरकारी विधेयक है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है वित्त विधेयक। जिन विधेयक का संबंध वित्त अथवा आय व्यय कर आदि से होता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक सरकारी तौर पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं, निजी तौर पर सदन में सदस्यों द्वारा उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता। दूसरा, साधारण विधेयक। वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। इस प्रकार के विधेयक जब मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें सरकारी विधेयक और निजी तौर पर सामान्य सदस्य द्वारा रखे जाने पर उसे निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक विधेयक है उसके पारित करने की जो प्रक्रिया है ब्रिटेन में वो क्या है। पहला है सार्वजनिक विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया। साधारणतः कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, परंतु कोई भी वित्त विधेयक लोक सदन में ही पहले प्रस्तावित किया जाता है। प्रत्येक विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं, पहला प्रस्तुतिकरण या प्रमुख वाचक। व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्रथम स्तर विधेयक के प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचक का होता है। कोई भी सार्वजनिक विधेयक सिद्धांततः किसी भी संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विधेयक सरकार की ओर से किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक को प्रस्तुत करने की तीन विधियां प्रचलित है। पहली विधि है साधारण प्रस्तुतिकरण की, जिसके अंतर्गत विधेयक के प्रस्तावक को विधेयक प्रस्तुत करते हुए किसी प्रकार का भाषण नहीं देना होता। संबंधित सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने की लिखित सूचना सदन के लिपिक को देता है। अध्यक्ष विधेयक को विधिवत प्रस्तुत करने के लिए उसे बुलाता है। वह आकर विधेयक सदन के लिपिक के पास जमा कर देता है तथा वह स्वयं या सदन का लिपिक विधेयक का शीर्षक पढ़कर सुना देता है। इसके बाद प्रस्ताव किया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचक पूरा समझा जाए और विधेयक को छपवाने की आज्ञा दी जाए। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर जो साधारणतः स्वीकार हो ही जाता है, विधेयक का
प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचक समाप्त हो जाता है। प्रस्तुतिकरण की दूसरी विधि 10 मिनट के नियमों का प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण की तीसरी विधि को विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण कहते हैं। फिर विधेयक द्वितीय वाचक में जाता है। किसी भी विधेयक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था द्वितीय वाचक की होती है। द्वितीय वाचक के संबंध में इर्स्काइन का कथन है कि द्वितीय वाचक विधेयक के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि इस अवस्था पर उसके साधारण आधारभूत सिद्धांतों की परीक्षा होती है और सदन विधेयक पर अपना मत प्रकट कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। जब निश्चित विधि पर विधेयक प्रस्तावित किया जाता है तो उसके उद्देश्य और सिद्धांतों पर व्यापक वाद विवाद किया जाता है। ये वाद विवाद इस बात पर केंद्रित होता है कि विधेयक की आवश्यकता है अथवा नहीं, और विधेयक के उद्देश्य तथा सिद्धांत उचित है अथवा नहीं। इस वाद विवाद के पश्चात विधेयक पर संसद में मतदान होता है। बहुमत द्वारा विधेयक को स्वीकार किए जाने पर उसे संबंधित समिति के पास भेज दिया जाता है और अस्वीकार किए जाने पर विधेयक के जीवन का अंत हो जाता है। निजी सदस्यों के विधेयक साधारणतः इस स्तर पर समाप्त हो जाते हैं, किंतु सरकारी विधेयक सदन में पारित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लोक सदन के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। यदि सरकारी विधेयक लोक सदन से स्वीकार नहीं हो पाता तो इसका आश्रय है कि मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास खो चुका है और उसे त्याग पत्र देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब द्वितीय वाचन में विधेयक का तीव्र विरोध होता है तो मंत्रिमंडल स्थिति को दृष्टि में रखते हुए स्वयं ही विधेयक को वापस ले लेता है। समिति स्तर। द्वितीय वाचक में विधेयक के सिद्धांत सदन द्वारा स्वीकृत हो जाने पर विधेयक समिति के पास जाता है। यदि वह वित्त विधेयक है तो उसे संपूर्ण सदन की समिति में भेजा जाता है, अन्यथा स्थायी समिति में से किसी एक संबंधित समिति के पास भेज दिया जाता है। विधेयक पर विचार हेतु विशेषज्ञता की जरूरत होने पर उसे प्रवर समिति में भेज दिया जाता है। इस प्रवर समिति में विधेयक पर विचार किए जाने के बाद भी उसे किसी न किसी स्थायी समिति या संपूर्ण सदन की समिति के पास विचार के लिए भेजा जाता है। विधेयक के जीवन में समिति स्तर का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तारपूर्व विचार होता है और उसे स्वीकार किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। विधेयक के आधारभूत सिद्धांतों सदन द्वारा पहले से स्वीकार किए जा चुके हैं। समिति अवस्था में विधेयक की प्रारूप संबंधी त्रुटियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। समिति स्तर पर विधेयक पर पूर्ण रूप से और अनौपचारिक ढंग से वाद विवाद किया जाता है। प्रतिवेदन स्तर। समिति विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को लौटाती है और सदन समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या उसे संशोधित कर सकता है। सदन विधेयक को समिति के पास पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है। इन विधेयकों के विषय में जिन पर संपूर्ण सदन की समिति में विचार किया गया था, प्रतिवेदन स्तर औपचारिक ही होता है तथा सदन बिना किसी विशेष वाद विवाद के प्रतिवेदन स्वीकार कर लेता है। अन्य विधेयकों के लिए प्रतिवेदन स्तर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विधेयक के प्रारूप तथा उसकी धारा प्रतिधारा पर पूर्ण विचार प्रतिवेदन स्तर पर ही किया जाता है। तृतीय वाचन। प्रतिवेदन स्तर के बाद विधेयक तृतीय वाचन में प्रवेश करता है। तृतीय वाचन में अध्यक्ष प्रस्ताव रखता है कि विधेयक तीसरी बार पढ़ा जाए। तृतीय वाचन में विधेयक के सिद्धांतों पर भी विचार होता है। उस पर शब्द प्रति शब्द या वाक्य प्रति वाक्य विचार नहीं होता। इस वाचन में विधेयक में नियमित संशोधन नहीं किए जाते और न ही कोई आधारभूत परिवर्तन किया जाता है। अंत में यदि आवश्यक हो तो मतदान होता है और यदि सदन द्वारा विधेयक स्वीकार किए जाने पर वह दूसरे सदन में भेजे जाने के योग्य हो जाता है। तीसरे वाचन के बाद दूसरे सदन में प्रक्रिया।
प्रथम सदन में विधेयक के पारित हो जाने के बाद उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ फिर विधेयक इन्हीं 5 अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इस विधेयक को पारित कर दे तो विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर से विधेयक कानून रूप ग्रहण कर लेता है। अगर किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो क्या व्यवस्था होती है ब्रिटेन में? यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है तो विधेयक पुनः प्रारंभिक सदन के पास भेजा जाता है। विधेयक को प्रारंभ करने वाला सदन यदि संशोधन स्वीकार कर ले तो विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि विधेयक प्रारंभ करने वाला सदन दूसरे सदन के संशोधन को अस्वीकार करता है और यदि लोकसभा प्रारंभ करने वाला सदन है तो विधेयक का अंत कर दिया जाता है। यदि विधेयक लोक सदन में प्रस्तावित हुआ और लोकसभा ने विधेयक में ऐसे संशोधन किए जो लोक सदन को स्वीकार नहीं, तो 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद स्थिति यह है कि यदि लोक सदन उसे 2 लगातार सत्रों में पारित कर दे और यदि पहली बार विधेयक ने दूसरे वाचन की तिथि और दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में कम से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका हो तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और उसे सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह मतभेद की स्थिति में लोकसभा किसी साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए ही रोके रखती है। अब हम देखते हैं वित्त विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। वित्त विधेयक के संबंध में आर्थिक विषय से होता है। ऐसे विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इस संबंध में संदेश अथवा विवाद होने पर उसका निर्णय लोक सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और लोक सदन के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित विधेयक ही वित्त विधेयक समझा जाता है। सभी वित्त विधेयक सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। निजी सदस्यों के द्वारा कोई वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में राजकोष पर लोक सदन का पूर्ण नियंत्रण है। प्रति वर्ष संसद आय व्यय का लेखा पारित करती है। ये लेखा, जिसे बजट कहा जाता है, राजकोष विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। सभी विभागों से आय व्यय के प्रस्ताव प्राप्त कर लिए जाते हैं और उनका एकीकरण करके बजट की मोटी रूपरेखा मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी जाती है और मंत्रिमंडल द्वारा उसे स्वीकार कर लिए जाने पर उसके आधार पर व्यापक बजट तैयार कर वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह में लोक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। लोक सदन के सम्मुख बजट के 2 भाग प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रथम भाग व्यय से संबंधित होता है, दूसरा आय से संबंधित होता है। सर्वप्रथम बजट का व्यय भाग जनवरी के अंत या फरवरी के प्रारंभ में लोक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय वाचन के बाद इसे लोक सदन की संपूर्ण समिति के पास भेजा जाता है। संपूर्ण सदन की समिति जब व्यय प्रस्तावों पर विचार करती है तो उसे पूर्ति समिति कहा जाता है, जिसमें विभागों के मांगों पर आम बहस होती है, जिसका संबंध विरोधी पक्ष से नहीं वरन विभागीय नीतियों से भी होता है। विरोधी दल कटौती प्रस्ताव रखते हैं, जिन पर कड़ी बहस के बाद मतदान होता है। जब तक मंत्रिमंडल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है, कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। बजट के इस भाग पर बहस के लिए 26 दिन दिए जाते हैं। समस्त बजट को पारित करने में देर लग जाती है, इसलिए पूर्ति समिति कुछ माह के लिए सरकार को खर्च करने की अग्रिम स्वीकृति दे देती है। बजट का दूसरा भाग आय से संबंधित होता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री अपना बजट भाषण देता है। द्वितीय वाचक के बाद इसे संपूर्ण सदन की समिति में भेजा जाता है। जब यह समिति आय के भाग पर विचार करती है तो इसे साधन समिति कहते हैं। बजट के दोनों भागों पर पूर्ति समिति व साधन समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद इसे पुनः लोक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात लोक सदन में अवित्तीय सार्वजनिक विधेयक की भांति ही उस पर विचार किया जाता है और लोक सदन द्वारा पारित किए जाने पर उसे लोकसभा में भेज दिया जाता है।
लोकसभा को वित्त विधेयक के संबंध में उसे 1 माह तक रोक के रखने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा चाहे उसे स्वीकार करे या न करे, 1 महीने के बाद इसे सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट की स्वीकृति से वह कानून बन जाता है। अब हम देखते हैं निजी सदस्यों के विधेयक। निजी सदस्यों के विधेयक भी सार्वजनिक विधेयक ही होते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि सरकारी सार्वजनिक विधेयक मंत्रियों के द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन निजी सदस्यों के विधेयक सदन के किसी साधारण सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक सदन का अधिकांश समय सरकारी विधेयकों पर ही चला जाता है और निजी सदस्यों के विधेयक के लिए बहुत कम समय बचता है। इसके लिए सप्ताह में 1 दिन शुक्रवार निश्चित होता है। अधिवेशन से पूर्व साधारणतः सदस्य अपने विधेयक पुनः स्थापना के लिए प्रस्तुत करते हैं। अधिवेशन के पूर्व उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है और लॉटरी के आधार पर विधेयकों को विचार के लिए चुना जाता है। जिस प्रस्ताव का नाम पहले निकलता है उस विधेयक को पहले शुक्रवार के दिन और दूसरे को दूसरे शुक्रवार मिलता है। अधिवेशन के दिनों में जितने शुक्रवार पड़ते हैं उतने विधेयक क्रम के अनुसार ले लिए जाते हैं और शेष रद्द समझे जाते हैं। अतः कुछ भाग्यशाली सदस्यों के प्रस्ताव ही विचार के लिए सदन में रख पाते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक का भविष्य सरकार के समर्थन पर निर्भर करता है। यदि मंत्रिमंडल उसका विरोध करता है तो विधेयक द्वितीय वाचक तक नहीं पहुंच पाता। निजी सदस्यों के विधेयक द्वितीय वाचक के बाद गैर सरकारी विधेयक समिति के पास पहुंच जाते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक पारित होने की भी वही प्रक्रिया है जो सार्वजनिक सरकारी विधेयक की होती है। असार्वजनिक विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। असार्वजनिक विधेयक पारित किए जाने की प्रक्रिया सार्वजनिक विधेयक से भिन्न है। असार्वजनिक विधेयक वह होते हैं जिनका उद्देश्य किसी स्थान विशेष संबंधित विधि को पारित करना या किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को कोई अधिकार देना है या उसका कोई उत्तरदायी हटाना है। इंग्लैंड में प्रतिवर्ष अनेक असार्वजनिक विधेयक पारित किए जाते हैं। असार्वजनिक विधेयक का श्री गणेश सदन में न होकर उसके बाहर होता है। जिस व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष कानून की आवश्यकता होती है उसके द्वारा सदन को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया जाता है और इसके साथ संबंधित विधेयक की प्रति संलग्न की जाती है। आवेदनकर्ता के लिए ये जरूरी है कि वह उन सभी समुदाय और स्वार्थों को जिनके हितों पर प्रस्तावित कानून का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है लिखित सूचना दे, जिससे वे आवश्यक समझे तो प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर सके। आवेदन पत्र और विधेयक के साथ इन सूचनाओं की प्रतियां व विधेयक से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना जैसे नक्शे, आंकड़े, विज्ञापन आदि भी होना आवश्यक है। यदि न आवश्यक पत्रों में कोई कमी है तो संसद विधेयक पर विचार नहीं करती। सर्वप्रथम ये विधेयक असार्वजनिक विधेयक की याचिकाओं के परीक्षक के पास जाते हैं। असार्वजनिक विधेयक की याचिकाओं के साथ कुछ प्रकाशित विज्ञापन होते हैं जिनसे कि संबंधित पक्ष को आने वाले कानून का ज्ञान हो जाए। प्रस्तावित विधेयक की प्रतिलिपियां सरकार के संबंधित विभागों को पहले ही भेज दी जाती हैं। यदि वे विभाग चाहे तो अपनी ओर से ज्ञापन दे सकते हैं। परीक्षण ये देखते हैं कि वास्तव में विज्ञापन प्रकाशित किए गए और प्रतिलिपियां भेजी गई है। यदि वह आश्वस्त हो जाए कि समस्त औपचारिकताओं का पालन किया गया है तो वे विधेयक प्रमाणित करते हैं और विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन के किसी सदन में प्रस्तावित किए जाने के पश्चात विधेयक का अन्य किसी असार्वजनिक विधेयक की भांति प्रथम और द्वितीय वाचक होते हैं। यदि द्वितीय वाचक के पश्चात उसका विरोध नहीं होता तो उस विधेयक को निर्विरोध विधेयक की समिति के पास भेज दिया जाता है। यदि विधेयक का विरोध हो तो उसे असार्वजनिक विधेयक समिति में भेज दिया जाता है। इन समितियों के अंतर्गत असार्वजनिक विधेयक पर विचार करने में सार्वजनिक विधेयक से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। असार्वजनिक विधेयक के संबंध में समिति अर्ध न्यायिक समिति के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार की समस्त कार्रवाई के पश्चात समिति विधेयक संबंधी बातों से संतुष्ट होती है
तो वह विधेयक आगे बढ़ता है, अन्यथा समिति स्तर पर ही समाप्त हो जाता है। जिस विधेयक के पक्ष में समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया वह सामान्यतः लोक सदन में वाद विवाद के बाद पारित हो जाता है और दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है तब यद्यपि दूसरे सदन को अधिकार होता है कि वह विधेयक को अस्वीकार कर सके या संशोधन का सुझाव दे, किंतु सामान्यतः यही दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि समिति के द्वारा विधेयक पर पूर्ण विचार कर लिया गया और समिति का निर्णय न्यायालय के समान है, अतः सदन के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक विधेयक का भविष्य उसके गुणगान और समिति के विवेक पर ही निर्भर करता है। दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात उसे सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और इससे औपचारिकता के बाद ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो आज हमने चर्चा करी सार्वजनिक विधेयक, असार्वजनिक विधेयक, निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक, सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।